हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ रिसेशन, हाउ फार इंडिया विल बी अफेक्टेड। अर्थात मंदी के क्या कारण हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और हिंदुस्तान इस मंदी से कितना ज़्यादा प्रभावित होगा। और मैंने आज इस टॉपिक को क्यों लिया, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि आने वाला वर्ष अर्थात 2023 आर्थिक क्रियाकलापों के मद्देनज़र बहुत ही ज़्यादा गंभीर होगा और 2022 से ज़्यादा आर्थिक क्रियाकलापों में कमी आएगी, अर्थात मंदी आएगी। चीन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोप, ये तीनों क्षेत्र जबरदस्त ढंग से प्रभावित होंगे मंदी से। पिछले 40 साल में पहली बार ऐसा होगा कि चीन का ग्रोथ रेट निगेटिव में जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जब चीन ने 1980 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू किया था, तब से लेकर के 2010 तक 30 साल तक उसका ग्रोथ रेट 10% वार्षिक दर से हुआ और आज वह विश्व का नंबर 2 का इकोनॉमी है। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है 40 साल में, जब चीन का ग्रोथ निगेटिव हो जाएगा और इससे अन्य दूसरे देश भी प्रभावित होंगे। और चूंकि कोविड का एक नया वेरिएंट पुनः चीन में फैल रहा है, इससे उसकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा प्रभावित होगी और यह संभव है कि 2023 में चीन का वृद्धि दर नकारात्मक हो जाए और यह भी संभव है कि विश्व के बहुत सारे देशों का ग्रोथ रेट निगेटिव हो जाए। तो यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा और मेरा लेसन प्लान है व्हाट इज रिसेशन, मंदी क्या है, मंदी क्यों उत्पन्न होते हैं, मंदी को कैसे रोका जा सकता है और हिंदुस्तान मंदी से कितना प्रभावित होगा और फाइनली कंक्लूजन। तो दोस्तों, आइए बारी बारी करके इस विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आखिर मंदी किसे कहते हैं? तो मंदी का मतलब है कि अगर आर्थिक क्रियाकलापों में लगातार लंबे समय तक कमी अगर दृष्टिगोचर होता है तो उसे मंदी कहते हैं। लेकिन यही मंदी अगर काफी दिनों तक रहता है, सीवियर रहता है, बहुत गंभीर हो जाता है, तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। जैसे 1929 का डिप्रेशन जो करीब 10 साल तक अमेरिका में चला था और जिसका प्रभाव बहुत सारे देशों पर पड़ा था। आखिर मंदी को नापा कैसे जाता है? तो जब कोई आर्थिक क्रियाकलाप या जीडीपी ग्रोथ बहुत हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है और फिर वह नीचे पौधान पर पहुंचता है, तो उस बीच के पीरियड को मंदी कहते हैं। मंदी के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात बेरोजगारी बहुत ज्यादा होती है, प्रोडक्शन कम हो जाता है क्योंकि डिमांड कम होने से बहुत सारे फैक्ट्रीज, कंपनीज प्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक आउटपुट अर्थात आर्थिक उत्पादन और रोजगार में कमी दोनों मंदी से प्रभावित होते हैं और ये सेल्फ परपेचुएटिंग है क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर मंदी होगा तो उसके कारण से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण से लोगों के डिमांड कम होंगे, लोग अपने खर्च को कटौती करेंगे और कंपनीज अपने स्टाफों की छटनी करेगा और जब छटनी करेगा तो मार्केट में सामानों के खरीदने वाला कोई होगा नहीं, डिमांड बहुत कम हो जाएंगे और इसे मंदी होगा क्योंकि जो ही सामान की मांग कम होगी उत्पादन
करने वाले कंपनीज, फैक्ट्रीज उसे बंद कर देंगे। मंदी के दौरान शेयर मार्केट में भी जबरदस्त प्रभाव पड़ता है और शेयर घटते जाते हैं विभिन्न स्टॉक के, और जिससे वेल्थ क्रिएशन पर इंपैक्ट पड़ता है और इससे लोगों की आमदनी कम हो जाती है। लोग रिच होने के बजाय गरीब होने लगते हैं या उनकी आय कम हो जाती है और इसके कारण से वो अपने कंजम्पशन माने खर्च में कटौती करने लगते हैं और फिर इसका प्रभाव डिमांड पर पड़ता है और अल्टीमेटली डिमांड के कमी के कारण से रिसेशन पैदा होता है, जिसको बोलते हैं मंदी। दोस्तों, आखिर रिसेशन के क्या कारण हैं? व्हाट आर द कॉजेज फॉर द रिसेशन? मंदी के क्या कारण हैं? पहला, डिस्ट्रप्शन टू द सप्लाई चेन। जैसे कि अभी रूस यूक्रेन का वार पिछले 1 साल से हो रहा है और चूंकि हम सब जानते हैं कि रूस और यूक्रेन गेहूं का सबसे बड़ा मंडी है और जब वहां युद्ध होने लगा तो उससे गेहूं के दाम, खाने पीने के सामान के दाम बढ़ने लगे, तेल के दाम बढ़ने लगे, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ा तेल निर्यातक देश भी है। सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन या टूट फूट के कारण से विभिन्न सामानों के दाम भी बढ़ते हैं और इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आता है, मुद्रास्फीति बढ़ती है। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट अर्थात ब्याज दर को बढ़ाते हैं ताकि उसे कम किया जा सके। जैसे कि अभी यूएसए ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया और जिसके कारण से डॉलर मजबूत हुआ और जब डॉलर ज्यादा मजबूत हुआ तो रुपये कमजोर होने लगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? कर्मचारियों के छटनी होने शुरू होते हैं, जॉब मार्केट में जॉब की कमी होने लगती है और कंज्यूमर माने उपभोक्ता अपने खर्चे को कम करने लगते हैं। इसी तरह से कॉरपोरेट भी अपने खर्चे में कमी लाते हैं, वो अपने नुकसान को कम करना चाहते हैं, कर्मचारियों की छटनी कर देते हैं और प्रोडक्शन में कमी लाते हैं, क्योंकि डिमांड में कमी होने से प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो फिर वो बिके खर्च नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं होगा और इस तरह से इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो डाउन टर्न मतलब कम होने लगता है, उसमें कमी महसूस होने लगती है और इसी को बोलते हैं रिसेशन। और इसका 2 प्रभाव होता है। पहला कि ग्रोथ इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जाती है और जीडीपी ग्रोथ में भी कमी आती है। तो देखा गया कि जो देश 7%, 8% ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से उनकी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, जो ही रिसेशन आता है वो 4%, 3% पर आकर के लुढ़क जाते हैं। अब सवाल उठता है कि रिसेशन को कैसे रोका जाए। सबसे पहला जो निदान है वो यह है कि बेरोजगारों को उसके जेब में पैसा डालें ताकि जिन लोगों की नौकरी चली गई है उनके हाथ में पैसा होगा तो वो सामान की खरीदारी करेंगे और डिमांड क्रिएट होगा मार्केट में। इंटरेस्ट रेट को घटाना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टमेंट को इकोनॉमी में बढ़ाया जा सके। दोस्तों, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाया जाएगा इकोनॉमी में तब तक इकोनॉमी में तेजी नहीं आ सकती है। तो इसके लिए जरूरी है कि इंटरेस्ट रेट को घटाया जाए। विभिन्न प्रकार के जो टैक्सेस गवर्नमेंट के द्वारा लादे गए हैं उन टैक्सों में कमी किया जाए। गवर्नमेंट के द्वारा ज्यादा से ज्यादा स्पेंड किया जाए, खर्चे किए जाए इंफ्रास्ट्रक्चर में और जॉब क्रिएशन में। विभिन्न प्रकार के जो रेगुलेशंस गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं उनको खत्म किया जाए। इन सब तरीकों से रिसेशन को कम किया जा सकता है या उसे समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, जिस तरह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने 2023 में जबरदस्त रिसेशन या मंदी की आशंका जताई है और इससे अमेरिका, चीन और यूरोप के देशों में भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो क्या हिंदुस्तान इस रिसेशन से 2023 में बच पाएगा? तो इसका उत्तर यह है कि चूंकि हिंदुस्तान ने 1991 में एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी शुरू किया था और अभी भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से
ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट नहीं हो पाई है। लेकिन यह भी सही है कि जिस तरह से हमारा एक्सपोर्ट यूएस की में बढ़ता जा रहा है, यूरोपियन कंट्री में बढ़ता जा रहा है, अगर यूएस इकोनॉमी रिसेशन से अफेक्टेड होती है तो हमारा इकोनॉमी भी अफेक्टेड होगा। हालांकि यह भी सही है कि वर्ल्ड एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट का हिस्सा मात्र 2.2% है, और जब हम जीडीपी के अर्थ में तुलना करते हैं तो वो और ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन हमारा जो ट्रेड है खास करके अमेरिका के साथ, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 2011 में हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ में 10.1% था, जो अब 2022 में 18.1% हो गया है। अतः जब भी अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन से प्रभावित होगी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी भी प्रभावित होंगे, और खास करके सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में और एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर, ये दोनों सेक्टर में हमारा इकोनॉमी प्रभावित होगा, उससे हम बच नहीं सकते। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि हमारा करेंसी इंडियन रूपी किस तरह से अमेरिकन डॉलर के सामने में नीचे गिरता जा रहा है, और उसका रीजन क्या है? डॉलर का मजबूत होना। और डॉलर मजबूत क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए वहां के फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। इस कारण से डॉलर मजबूत हो गया। बहुत सारे पैसे जो अमेरिकन पूंजीपतियों ने हिंदुस्तान के मार्केट में लगाया था, वो यहां से लेके चले गए, और जिसके कारण से डॉलर मजबूत हुआ। इंडिया का करेंसी रुपया गिरता गया, अभी 82 और 83 रुपये के बीच में चल रहा है एक अमेरिकन डॉलर। इसका परिणाम क्या हुआ है? इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वो तो अब सस्ता होगा, लेकिन इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। लेकिन एक्सपोर्ट सस्ता होने के बावजूद हमें फायदा नहीं होगा अगर अमेरिका में और यूरोपियन कंट्री में या चाइना में, हांगकांग में रिसेशन होगा, क्योंकि तब इंडियन एक्सपोर्टेड गुड्स को लेने के लिए डिमांड ही नहीं होगा, क्योंकि इन सब देशों में रिसेशन चल रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में यह एक वन वे ट्रैफिक होगा, और चूंकि इंपोर्ट ज्यादा महंगा होने से हमारे देश में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड बढ़ेंगे। और इसका एक परिणाम और होगा कि वाइडनिंग गैप ऑफ करंट अकाउंट डिफिसिट। जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इंबैलेंस क्रिएट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट डिफिसिट। करंट अकाउंट डिफिसिट अभी 4.5% है, और उसको कम करने की जरूरत है। तो दोस्तों, निचोड़ क्या है? तो निचोड़ यह है कि अगर हम मंदी से बचना चाहते हैं, हमारा देश उससे निजात पाना चाहता है, तो हमें एग्रीकल्चर में जबरदस्त ढंग से इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि अभी भी लगभग 47% लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए। दूसरा पॉइंट, अपने स्किल को अपग्रेड करना होगा। लोगों को स्किल अपग्रेडेशन में ट्रेनिंग देनी होगी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, और अपने प्रोडक्टिविटी को भी और दुरुस्त करना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2008 में भी इस तरह का रिसेशन आया था, लेकिन हिंदुस्तान बच गया था। उसका रीजन क्या था? कि हिंदुस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी 94% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के हाथ में है, और अगर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और एग्रीकल्चर मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से रिसेशन का प्रभाव हमारे इकोनॉमी पर ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा रहा? आप उस पर जरूर अपना कमेंट लिखें। अगर किसी अन्य टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो जरूर हमें लिखें। थैंक यू वेरी मच।